अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। अरे ग्रुप में हम लोगों ने करनी है सेंड। सॉरी जी ये जी, ग्रुप ये में अभी सेंड करनी है। आप लोग खुद उसको इसको कर लेना, और फिर जिसके पास रिकॉर्डिंग बन जाएगी वो बेशक ग्रुप में भी फेंक दे कि बाकी बच्चों के लिए एक डाटा इकट्ठा हुआ होगा। इन फ्यूचर अगर कहीं पे कहीं जरूरत होती है तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते फिर हैं, ठीक वो है। बेटर है, फिर वो ग्रुप में बेटर है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसकी जो स्लाइड है, फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड हैं, 4 इसके टोटल चैप्टर्स हैं। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर जितना हमारे से हो सका हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसमें जो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, निबोश के अंदर, निबोश के बुक की जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है आपका कि आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी, HSC का हम वर्ड यूज करते हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के HSC को जो हम मैनेज कर रहे हैं, ये देखें आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस जहां पे आपका वर्कर जॉब अपनी परफॉर्म कर रहा होता है, उस वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है। अब इसके बहुत ज्यादा आंसर्स बनते हैं, जैसे कि अपने वर्कर्स को सेफ रखने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए, डिफरेंट किस्म की जो है प्रोक्योरमेंट या नॉन कंप्लाइंस से बचने के लिए, इन्फोर्समेंट एक्शन से बचने के लिए, किसी भी किस्म के लीगल इश्यूज से बचने के लिए, किसी भी किस्म के फायर इवेंट से बचने के लिए, व्हीकल और पेडिस्ट्रियन के दरमियान स्ट्राइक होने से बचाने के लिए, वर्कर्स को केमिकल हैजर्डस गैसेस से बचाने के लिए, या डिफरेंट किस्म के एसिड से, फिनॉल वगैरह से बचाने के लिए डिफरेंट आंसर बनते हैं। डिबोश क्या कहता है, डिबोश इन सारी चीजों को 3 वर्ड्स के अंदर कंबाइन करता है, प्रिस्क्राइब करता है, और वो कहता है कि वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। वो 3 रीजन आपके पास कौन सी हैं? एक मॉरल रीजन होती हैं, एक लीगल रीजन होती हैं, और एक आपकी होती हैं फाइनेंशियल रीजन। मॉरल रीजंस की सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉरल रीजन, देखिए बेटा आपको इस जिन चीजों को रटा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इनके कंसेप्ट अपने पास क्लियर करने हैं। जहां पे चीज समझ ना आए आपने फौरन उस लेक्चर के एंड पे पूछना है कि सर ये फलां, उसको नोट करते जाएं, और एट द एंड आपने लेक्चर पे उसमें क्वेश्चन कर लेना है कि सर इसमें ये चीज हमें समझ नहीं आई थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉरल वैल्यूज को, कि मॉरल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं जिनको फोकस करते हुए, जिनको माइंड में रखते हुए, जिनको कंसीडर करते हुए हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करना होता है। मॉरल बेसिकली इसका अगर आप लफ्जी मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है इखलाकियाती तौर पर, एथिकली, ठीक है, कि एथिकली इखलाकी तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर वर्कर को सेफ रखे। देखिए एक कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं, तो आप उस प्लेस पे अगर पहुंचते हैं ऑन द टॉप प्रायोरिटी, या फर्स्टली आप तो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, तो आप वहां के सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को सेव करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप उसकी प्रॉपर्टी को या उसके पैसों को या उसके किसी और सामान को उठाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले उस पर्सन को सेव करेंगे, देन आप किसी और चीज की तरफ जाएंगे। यही चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन आपको इसके मुतालिक क्या कहती है? वो कहती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अपने वर्क प्लेस को, अपने इक्विपमेंट्स को जो सेफ रखना ही रखना है, लेकिन साथ उसको ये चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स आ रहे हैं जॉब परफॉर्म करने, अब जो वर्कर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म करने आ रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने, वो उस एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने आ रहा है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। वो वर्कर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस मेंटालिटी से नहीं जा रहा कि मुझे यहाँ पे जाके एक्सीडेंट होगा या मेरी डिसेबिलिटी होगी और मुझे उस चीज के ऊपर पैसे मिलेंगे, या मैं इंजर्ड होने ही जा रहा हूँ, मैं उस एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाने जा रहा हूँ। वो कभी भी इस मेंटालिटी से नहीं आता, वो अपनी फैमिली के ब्रेड एंड बटर के लिए आता है, और वो उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वहां पे सर्व कर रहा होता है, ताकि उसको एक हैंडसम सी सैलरी मिल सके और वो अपनी फैमिली को, अपने जो बीवी बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सके। इस चीज को कंसीडर करते हुए जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्कर्स को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन में कि वहां पे एक्सीडेंट्स कम से कम हो, वो ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जिनको यूज करते हुए आपके जो वर्कर्स हैं उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो इस तरह के
प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हो, वो इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करे जो सेफ टू यूज हो और सेफ टू ऑपरेट हो, सेफ टू जो परफॉर्म द जॉब हो। वो इस तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि वहां के वर्कर्स को ना ही किसी किस्म की इल हेल्थ हो, ना ही किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो, ना ही किसी किस्म का एक्यूट इफेक्ट हो किसी भी डिजीज का, किसी भी बीमारी का। ये ना हो कि आपने उस वर्कर को कोई प्रिकॉशंस प्रोवाइड नहीं की, 5 साल 10 साल काम करने के बाद उस वर्कर के अंदर, अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होती है, अगर विदाउट प्रिकॉशन एक ह्यूमन पर्सन, एक हेल्दी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में 15 to 20 इयर्स काम करता है विदाउट प्रोटेक्शन, और वहां के डस्ट पार्टिकल्स को डेली 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितने घंटे वो वहां जॉब परफॉर्म कर रहा है वो इनहेल करता है, तो आफ्टर 15 to 20 ईयर उस पर्सन को व्हाइट लंग कैंसर क्रिएट हो सकता है। अब 15 से 20 साल बाद अगर एक बंदे को व्हाइट लंग्स कैंसर होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? वो तो तब तक रिटायर होने वाला होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होकर घर बैठेगा, तो जो उसने 15-20 साल में कमाया वो तो फिर वो अपनी डिजीज पे लगा देगा, वो अपने उस चीज को प्रोक्यूर करने पे लगा देगा, उसकी फर्स्ट एड पे या उसके हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट के ऊपर लगा देगा। उस कॉस्ट को बचाने के लिए और वर्कर्स को उस चीज से बचाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करे कि डस्ट पार्टिकल हो ही ना, वर्कर्स उसको कम से कम इनहेल करें, वो अपने वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट ब्रेक्स प्रोवाइड करे, वो अपने वर्कर्स को ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जो उसको किसी भी किस्म के कट से, किसी भी किस्म की इंजरी से, आए दिन हम सुनते हैं जी वो फलां ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदे का मशीन में हाथ है पूरा हाथ ही कट गया। अब वो फॉर द लाइफ टाइम बंदा जो जिसका हाथ कटेगा वो फॉर द लाइफ टाइम वहां पे क्या हो गया, डिसेबल हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एम्प्लॉयर तो उसको एक हैंडसम कंपनसेशन दे के खत्म कर देगा, वो कंपनसेशन वो 8-10 साल 12 साल चला लेगा, उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा? इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको हम कहते हैं एथिकल और मॉरल वैल्यूज। इन एथिकल और मॉरल वैल्यूज में ताकि आपके वर्कर्स किसी भी किस्म की इंजरी से बच सकें, अगर इंजरी हो जाती है तो फौरी तौर पर उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, उनको हॉस्पिटलाइज करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनसे बचाया जा सके और उनको वहां पे रिकवर किया जा सके। ये हमारी है मॉरल वैल्यूज। इन मॉरल वैल्यूज के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया, वेलफेयर फैसिलिटीज। ये वेलफेयर फैसिलिटीज क्या होती हैं, इनके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिख लें आप, मैं उसका आंसर जो है वो यहीं पे बता देता हूं। व्हाट आर द वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स? What are the welfare facilities provided to the workers? ठीक है बेटा, लेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ, अगर आप जाके फौरन उसको ज्वाइन करें। और हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये वेलफेयर फैसिलिटीज क्या होती हैं? वेलफेयर फैसिलिटीज बेसिकली वो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूं, सैलरी, ऑन टाइम सैलरी, ये एक वर्कर की वेलफेयर फैसिलिटी है, बेसिक नेसेसिटी है उस वर्कर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेली 8 घंटे सर्व कर रहा है। ठीक है, कि उसको उसकी सैलरी जो ऑन टाइम दी जाए, सीटिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, रेस्ट ब्रेक प्रोवाइड होनी चाहिए। पीपीईज क्या होती हैं? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं इनको। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपके हैट्स होते हैं, ग्लव्स होती हैं, गोगल्स होती हैं, एयर मफ, ईयर प्लग्स होते हैं, सेफ्टी शूज, कवर ऑल एप्रॉन्स वगैरह जो होती हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं? फेस मास्क वगैरह होते हैं, ब्रीथिंग एपरेटस, ये आपके सारे पीपीईज के अंदर आते हैं। तो वो पीपीईज प्रोवाइड करना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड टूल्स प्रोवाइड करना, हाइजीनिक फूड का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मैथ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अकोमोडेशन जो है वो अच्छी प्रोवाइड करना, बायोलॉजिकल हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां पे वाइब्रेशन लेवल कम हो, जहां पे नॉइस लेवल कम हो, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पे लाइट लेवल प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वर्कर्स को ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है तो हॉट जो आपकी बेवरेजेस होती हैं जैसे कि आपका
टी होगी, कॉफी होगी, वो चीजें प्रोवाइड की जाए। फिर आपको एनर्जाइज ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाए। जो लोग बहुत ज्यादा गर्मी में काम कर रहे होते हैं उनको मीठे, इवन के आप ये शटडाउन होते हैं, शटडाउन मतलब के जो शॉर्ट टर्म जॉब्स होती हैं उसमें जो लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद ब्रेक दी जाती है, बाहर आते हैं और उनको साथ गुड़ और दूध प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि वो बंदा जो एक कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह होती है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस और एग्जिट होती है, जैसे एक टनल होती है या एक बहुत बड़ा आपका इवेपोरेटर है, उसके अंदर आप घुस के काम कर रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन और ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम होती है, दूसरी गैसेस बहुत ज्यादा होती है। तो उन वर्कर्स को जो एक्सपोजर हो रहा होता है उन गैसेस का और उनकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, जो एनर्जी लेवल उनका रिड्यूस हो, उसको बूस्ट अप करने के लिए उन लोगों को मिल्क इन द सेंस ऑफ प्रोटीन और ग्लूकोज इन द सेंस ऑफ गुड़, शुगर, उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनका जो इंटरनल सिस्टम है वो सेफ रहे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? जी जी तो ये सारी चीजें अगर आपसे कोई मॉरल वैल्यूज के बारे में पूछता है या आपसे निबोश इवन के मॉरल वैल्यूज के बारे में पूछे तो आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है उसको। उसको बताना है कि मॉरल वैल्यूज का मतलब है कि एथिकली हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सब वर्कर्स को सेव कर रहे हैं। और वर्कर्स का एक और कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, वर्कर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहां की जो लेबर है वही वर्कर है। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो जीएम है वो भी उस एम्प्लॉयर के लिए वर्कर है। उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो भी वहां का वर्कर है। ठीक है, तो आपकी वर्कर है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं वर्कर्स एट ऑल लेवल्स। ठीक है, हर लेवल के वर्कर्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ प्लांट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी का सिटिंग का काम है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो उसकी सिटिंग, उसकी चेयर, उसका टेबल, इनको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, उसकी एर्गोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। जैसे कि हम बैंक्स के अंदर देखते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की चेयर और टेबल उनको प्रोवाइड किए होते हैं और उनको एक रेस्ट ब्रेक का उनका सिस्टम होता है कि हर डेली उनको 1-1:30 बजे ब्रेक होगी घंटे के लिए। फ्राइडे को वो 2 घंटे की ब्रेक देते हैं ताकि उनके वर्कर्स जो है वो स्ट्रेस में ना आए। और सैटरडे संडे उनको ऑफ रखेंगे। ये रेस्ट ब्रेक्स की एक वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की ही एक फॉर्म है जो हम सेफ्टी की टर्म्स के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है इसके बारे में सबको? कोई मसला? जी जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। अच्छा दूसरी सर जी सर जी 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 पूछें बेटा। अच्छा सर, इसके अंदर हम साइकोलॉजिकल फ्री हैजर्ड भी लिख सकते हैं? साइकोलॉजिकल फ्री हैजर्ड होना चाहिए। साइकोलॉजिकल फ्री हैजर्ड कौन से होते हैं? जैसे नॉइस लेवल कम होना चाहिए, आपका वाइब्रेशन लेवल कम होना चाहिए, लोन वर्किंग नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स को स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वर्कर को ऑन टाइम सैलरी, ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, साइकोलॉजिकल हैजर्ड इंक्रीज होने लग जाएगा। तो आप ये टर्म भी लिख सकते हैं, साइकोलॉजिकल हैजर्ड रिड्यूस होने चाहिए, या इसको एक्सप्लेन करके लिखना तो आप इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? सर एक दफा मोरल वैल्यूज को थोड़ा सा दोबारा बता दें। ये सब मोरल वैल्यूज में आती है? जी जी, ये जितनी मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं ये सारी मॉरल वैल्यूज हैं। मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को सेफ रखना और उनको मैं सेफ आपसे ये कैसे। कह रहा था कि ये सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बेटा बताएं बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी सर हसीब मैं ये पूछें। कहना चाह रहा था कि आपने बताया मोरल मोरल वैल्यूज ना, जी जी तो मोरल वैल्यूज में हम बेसिकली ये कहते हैं कि हमने अपने वर्कर्स को सेफ तो रखना है जी जी या हमने एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। हमने उनको ये सारी चीजें बतानी है। हमने अपने वर्कर्स को सेव रखना है और कैसे रखना है वो चीजें भी बतानी है इसमें। ठीक है, अपने वर्कर्स को सेव ठीक है रखना सर। है। एक चीज है सेव रखना है, क्यों रखना है और कैसे रखना है, इन दोनों जी चीजों जी को हमने मॉरल वैल्यूज के अंदर डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। कैसे रखना है और क्यों रखना है। ठीक है क्यों सर। रखना है उसकी मैंने आपको रीजन बताई कि वो वर्कर जो है वो उस कंपनी को भी सर्व कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयर को भी सर्व कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने ब्रेड एंड बटर के लिए आ रहे हैं, अपने आप को डिसेबल करने नहीं आ रहे। और एथिकली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर हूं, कि मैं अपने वर्कर्स को सेफ रखूं। कैसे मैं सेफ रख सकता हूं उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने अपने वर्कर को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करना है, सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करनी है, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करने, इंफॉर्मेशन सेक्शन और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड
प्रोवाइड करनी है, सुपरविजन प्रोवाइड करनी है, वेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। वेल्थ फैसिलिटीज में कौन सी चीजें आती हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दें कि ऑन टाइम सैलरी होनी चाहिए, वाइब्रेशन लेवल कम होना चाहिए, नॉइस लेवल कम होना चाहिए, पीपीज होने चाहिए, आपके वर्कर्स के वहाँ पे लाइट लेवल प्रॉपर होना चाहिए, सीटिंग एरिया होना चाहिए, रेस्ट ब्रेक्स होनी चाहिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग एरिया होना चाहिए, और आपका वेटिंग रूम्स होने चाहिए, एडिक्वेट टेम्परेचर होना चाहिए, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स जो हैं वो रिमूव होने चाहिए, एर्गोनॉमिकली गुड कंडीशंस होनी चाहिए, गुड चेयर होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे तो हमारे वर्कर्स क्या होंगे, एक्सीडेंट से बच सकेंगे और अपने आप को एक्सीडेंट से भी बचाएंगे और किसी भी किस्म की इल हेल्थ से भी बचाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सीडेंट, उसकी वजह से हमारी इंजरीज हो सकती हैं, हड्डी टूट गई, कट लग गए, कहीं ना कहीं से फिजिकली इंजरी हो गई, ये होती है इंजरी। एक होता है इल हेल्थ। इल हेल्थ क्या होता है कि आपकी बॉडी इंटरनली डैमेज होती है या आपके ऊपर कोई बायोलॉजिकली इफेक्ट आ जाता है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ये इल हेल्थ है। किसी भी किस्म की डिजीज का इंट्रोड्यूस होना ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इल हेल्थ। क्लियर है अब आप लोगों को? जी सर। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि बायोलॉजिकल हैजर्ड को हम मिनिमाइज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर एक कहते हैं मैनेजमेंट कर सकते हैं या बैकअप प्लान बना सकते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड भी मिनिमाइज हो सकता है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोरोना, ठीक है, कोविड को हमने खत्म नहीं किया लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये जी मास्क यूज कर लें, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास ना जाएं, किसी इन्फेक्टेड प्लेस के ऊपर ना जाएं, अपनी हेल्थ सर्विलेंस करवाते रहें, अपने जो है फूड का वो खास ख्याल रखें। तो ये उन चीजों को मिनिमाइज करने का तरीका होता है। अपनी वर्क प्लेस को साफ रखें। समझ आ रही है? अब ऑर्गेनाइजेशन में जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका, अब जो मैंने आपको वेल्थ फैसिलिटी बताई, हाइजीनिक फूड इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो इसीलिए बताई ताकि हम अपने बायोलॉजिकल हैजर्ड को रिड्यूस कर सकें। आपकी जितनी भी टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, सैनिटरी पोजीशन है, वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होंगी तो आपके वहां पे जो है बैक्टीरिया वायरस वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, आप अपने उन बैक्टीरिया वायरस की स्प्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चले माशाल्लाह। हाँ जी, किसी और बच्चे की कोई क्यूरी? अच्छा जी, सबको क्लियर है? सर ये जो आपने टर्म बताया है जी जी, ये सर इल हेल्थ की, हाँ जी, हाँ और जी। सेकंड कौन सी टर्म? एक इल हेल्थ बताइए और एक इंजरी बताइए मैंने। इंजरी, ठीक है सर। इंजरी, ठीक है। इंजरी होती है जो आपको फिजिकली इंजर्ड हो जाए किसी चीज के साथ, कोलिजन के जरिए या कहीं हाइट से गिरने के बाद कोई ब्रोकन बोन हो जाए या कोई कट लग जाए, किसी शार्प एज से कोई कट लग जाए, वो आपकी इंजरी होती है। और इल हेल्थ क्या होता है कि किसी भी वर्कर के अंदर, किसी भी हेल्थी बॉडी के अंदर डिजीज का इंट्रोड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड इल हेल्थ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, सेकंड वन जो मैंने आपसे डिस्कस करना था वो है लीगल वैल्यूज। ये तो एक तो होगी मॉरल वैल्यूज, सेकंड जो डिस्कस होंगी वो होंगी लीगल वैल्यूज। लीगल वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं? हर कंट्री ने अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली क्या होते हैं? लॉ होते हैं। उस लॉ की बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ होंगे, वेस्ट डिस्पोजल के लॉ होंगे, आपके वर्कर्स के मिनिमम वेजेस के लॉ होंगे, वर्कर्स को सेव रखने के लॉ होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लॉ होंगे। तो ये आपके जैसे पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट है 1973, उसके मुताबिक हर इंडस्ट्री की रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है। हर इंडस्ट्री पर डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं। तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इसलिए भी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आप उन लॉ और उन स्टैंडर्ड्स की जो चीजें हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको फॉलो कर सकें। आप हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सकें, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लॉ में जरूरी होता है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, वो ह्यूमन फ्रेंडली भी हो, वो अपने वर्कर्स को सेफ भी रखती हो। ठीक है, तो ये जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ कर रहे होते हैं, आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिक्लेयर भी हो रहे होते हैं, आप अपने वेस्ट को भी प्रॉपरली जो है मैनेज कर रहे होते हैं, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को भी सेफ रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर फॉलोइंग द लॉ। तो हमारे सामने फिर इसकी बात आती है कि हम लॉ को फॉलो करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। और वो इंप्लीमेंट करने से हम किसी भी किस्म की, अब देखें, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इट मींस कि हम लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे।
हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, हम अन्यवाही इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं, हम अन्यवाही वेस्ट आ रहा है, कभी दरियाओं में फेंक रहे हैं, कभी लैंड में फेंक रहे हैं, उससे हमारी लैंड भी जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। हम वहाँ के इर्द गिर्द की जो आपकी कम्युनिटी है उसके वर्कर्स को, वहाँ के लोगों को, मेंबर ऑफ पब्लिक जिनको हम कहते हैं, एक तो होते हैं वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, एक होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के करीब घरों में रह रहे होते हैं, वो होते हैं मेंबर ऑफ पब्लिक। हम उनके लिए भी हैजर्डस हो सकते हैं, हम उनको भी डैमेज कर रहे होते हैं अपनी चीजों को प्रॉपर डिस्पोज ना करने की वजह से। तो वो चीजें फिर लॉ के बरक जाती हैं। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो लॉ आपके ऊपर एक्टिव होता है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज आपके ऊपर इंस्पेक्शंस करती हैं, आपकी टेस्टिंग करती हैं और आपको डिफरेंट किस्म के फाइन्स हो सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट्स को बैन किया जा सकता है, आपकी जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उनको रोका जा सकता है, आपकी फेस वैल्यू खराब हो सकती है, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो ये इसको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट एक्शंस। क्या कहते हैं? इन्फोर्समेंट। क्या बात ये सारी चीजें होती हैं इन्फोर्समेंट एक्शन, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉ को फुलफिल नहीं कर रही, लॉ को फुलफिल ना करना, एक इसके लिए टर्म यूज होती है ब्रीचिंग ऑफ द लॉ, एक इसके लिए टर्म यूज होती है नॉन कंप्लायंस। ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे पूरा ना उतरना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम ना करना या लॉ के मुताबिक काम ना करना, इसके लिए दो टर्म्स होती हैं, एक ब्रीचिंग ऑफ द लॉ और एक नॉन कंप्लायंस। अगर आप ब्रीचिंग ऑफ द लॉ या नॉन कंप्लायंस करेंगे तो जो आपके कानून को नाफिज करने वाले अदारे होते हैं उनको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। वो लीगल एक्शन किस तरह के हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया जा सकता है, प्रोडक्ट को बैन किया जा सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइन किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक सिंगल पर्सन को इम्प्रिजमेंट की जा सकती है, मतलब कि जेल की जा सकती है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल को जेल की जा सकती है, आपकी किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको, ये सारी आपकी वो चीजें हैं जो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करने पे आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती हैं। क्लियर है आप सबको? जी जी। चले माशाल्लाह। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखें चलें पहले आपको ना 1 मिनट के लिए मैं एक चीज समझाता हूं, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन लिखना है। देखिए, अब तीसरी दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली, मॉरल वैल्यूज और लीगल वैल्यूज। अब तीसरी चीज आपके सामने आ रही है फाइनेंशियल वैल्यूज। ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मॉरल वैल्यूज, लीगल वैल्यूज दोनों या दोनों में से किसी एक को फुलफिल नहीं कर रही तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली लॉस होता है। फाइनेंशियली लॉस जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक डायरेक्ट फॉर्म में और एक इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट लॉस क्या होता है? जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, आपको सामने नजर आ रहा होगा यार ये इसमें इतने बंदे इंजर्ड हुए हैं, अब उनके जो इंजर्ड पर्सन है उनको हॉस्पिटल का कॉस्ट करनी पड़ेगी। वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आपका इक्विपमेंट भी डैमेज हुआ, उसमें आपका मटेरियल भी डैमेज हुआ, वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आपका टाइम भी लॉस हो रहा है। तो ये जो चीजें जो आपको सामने क्लियरली नजर आ रही होती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान हुआ है और आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। फिर एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आपको सामने फिजिकली नजर नहीं आ रही होती लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस में होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, वर्कर्स का मोरल डाउन हो गया, अब वर्कर्स को मोरल को हाई करने के लिए आपको उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी। वो जो एक्सीडेंट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। वो जो एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें वर्कर इंजर्ड हुए थे, हो सकता है एक बंदा मजीद आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता, उसकी जगह नया बंदा हायर करना पड़ेगा। जो आपका टाइम लॉस हुआ था एक्सीडेंट की वजह से, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने वर्कर्स के ओवर टाइम लगवाने पड़ेंगे, या अपने वर्कर को सिक पे पे भेजना पड़ेगा, या आपको अपने वर्कर्स को वहां पे एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ेगी। तो ये आपकी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ इसका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में? जी सर। यस सर, हो गया। जैसे आप लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, एक तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट पड़ेगी, आपको फाइन होगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है कि उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को साल के लिए, महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है। फिर बंद करने से और क्या नुकसान होगा? आपकी फेस वैल्यू भी खराब होगी, आपका कस्टमर भी डिससेटिस्फाई होगा, आपकी अपनी गुडविल भी खराब होगी। समझ आ रही? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या आती है? हमें फाइन हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आती है? हमारी रेपुटेशन खराब होना शुरू होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने नेट से, आपके 5 मिनट की आपको एक्टिविटी दूंगा मैं, कि आपने लिखना है व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियली इफेक्ट कैन बी बेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप की जो है या किस तरह के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बेयर कर सकती है आफ्टर एन एक्सीडेंट।
What kind of financial aspect have to be bear the organization after the आपकी आवाज accident? कट रही है दोबारा में। What kind of accidents have to be bared by the organization after the accident? ठीक है, आप नेट से सर्च करके आपने 5-5 7 जो है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट लिखनी है और 5-7 आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट तक मैं दोबारा लिंक भेजूंगा। अभी मैं कॉल ड्रॉप कर रहा हूं, 5 मिनट तक मैं दोबारा भेजूंगा लिंक, उसको ज्वाइन कीजिएगा। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, ये करें आप लोगों की एक्टिविटी।